तो चलिए कल्पना करते हैं, एक सर्जन है जो किसी की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई क्या चाहेगा? एक शांत स्थिर सर्जन जो अपनी टीम को साफ साफ निर्देश दे रहा हो, बिल्कुल। या फिर एक ऐसा सर्जन जिसके पसीने छूट रहे हों, जो घबराया हुआ हो और गुस्से में औजार फेंक रहा हो? जवाब तो साफ है। जवाब साफ है। और यही सवाल आज की हमारी बातचीत का मंच तैयार करता है, दबाव में प्रोफेशनलिज्म। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये जो पेशेवर दुनिया है, खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे हाई स्टेक्स माहौल में, इस दबाव को कैसे संभाला जाए। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही पर्सनली एक कच्ची कहानी बताते हैं, और साथ ही कुछ बहुत ही ठोस सलाह भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है हमारा लक्ष्य सिर्फ कुछ टिप्स देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दबाव में असल प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। सही बात है। कैसे हम उस हीरो वाली कल्चर से बाहर निकल सकते हैं जहां बर्नआउट को एक मेडल की तरह देखा जाता है, और एक शांत और सक्षम माहौल की तरफ बढ़ सकते हैं जहां काम अच्छी तरह से हो रहा हो। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। बात है 1988 की। स्रोत के लेखक क्लियर कम्युनिकेशंस नाम के एक स्टार्टअप में काम करते थे। स्टार्टअप्स। हाँ, तो जैसा कि अक्सर होता है, माहौल बहुत इंटेंस था। लगातार डेडलाइंस का दबाव, हफ्ते में 80-80 घंटे काम, और जिसे स्वेट इक्विटी कहते हैं ना, हाँ, उसकी एक पूरी कल्चर थी। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता, रातें जागता, वो उतना बड़ा हीरो। हाँ, और ये जो कल्चर है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। नहीं। ये एक ऐसी मानसिकता है जहां तनाव, केओस और थकावट को सफलता की निशानी माना जाता है। सही। और स्रोत इसके बहुत ही गंभीर नेगेटिव रिजल्ट्स पर रोशनी डालता है, जैसे लगातार बहसें, ऑफिस में चिल्लम चिल्ली, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बिल्कुल, चीजें फेंकना, एक ऐसा माहौल जो प्रोडक्टिविटी के लिए जहरीला होता है, भले ही बाहर से लगे कि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक इसमें सिर्फ एक विक्टिम नहीं थे। नहीं, वो तो इसका हिस्सा थे। हाँ, वो खुद इस कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। वो एक डेवलपमेंट मैनेजर थे और अपने शब्दों में उनका व्यवहार भयानक था। और वो ये बात मानते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वो मानते हैं कि वो प्रोग्रामर्स पर देर रात 2 बजे तक काम करने के लिए दबाव डालते थे, उन पर चिल्लाते थे, पेन फेंकते थे। हाँ, पेन फेंकते थे, और जो लोग तेजी से काम नहीं कर पाते थे उन्हें नौकरी से निकाल देते थे। इतनी ईमानदारी से ये बात स्वीकार करना बहुत हिम्मत का काम है। और जो टर्निंग पॉइंट है कहानी का, वो किसी प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता से नहीं आता। नहीं, वो एक बहुत ही व्यक्तिगत पल से आता है, जब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम्हारे साथ रहना अब अच्छा नहीं लगता। तो ये बात उन्हें आईने में खुद को देखने पर मजबूर कर देती है। ये सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट ही सब कुछ बदल देता है। वो लिखते हैं कि उन्हें खुद पर हंसी आई, उस बेचारे मूर्ख पर जो अपने और दूसरों के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रहा था। कमाल है। अक्सर हम सोचते हैं कि दबाव बाहरी होता है, डेडलाइन से, बॉस से। हाँ, पर यहाँ असली दबाव उस कल्चर से आ रहा था जिससे उन्होंने खुद अपना लिया था और दूसरों पर थोप रहे थे। एग्जैक्टली। और कभी-कभी खुद पर हंस पाना ही पहला कदम होता है ना? ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं ही समस्या की जड़ था। सही बात है। ये हमें दबाव के स्रोत के बारे में एक जरूरी बात बताता है। अक्सर ये बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा उस कल्चर और हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं का नतीजा होता है। और नतीजा क्या हुआ इसका? उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, ज्यादा घंटे काम करना बंद कर दिया, नौकरी छोड़ दी और एक सलाहकार बन गए। स्रोत में वे कहते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपना बॉस नहीं कहा। वाह। उन्होंने अपने काम को बस बेवकूफी से करने के बजाय उसे अच्छी तरह से करने का फैसला किया। तो सवाल ये उठता है कि ये अच्छी तरह से काम करना असल में है क्या? हाँ, और लेखक का पॉइंट भी बिल्कुल यही है। उस कहानी से सबक लेकर वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखते हैं। क्या? कि दबाव को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे बचा जाए, प्रोएक्टिवली, रिएक्टिवली नहीं। अच्छा। और इसकी शुरुआत होती है कमिटमेंट से, यानी हम किन चीजों के लिए हाँ कहते हैं और किन के लिए ना। लेकिन ये कहना तो आसान है ना। असल दुनिया में तो अगर मैनेजमेंट ने क्लाइंट को कुछ वादा कर दिया है तो ना कहना तो लगभग नामुमकिन होता है। बिल्कुल। उस डेवलपर का क्या जो बीच में फंस गया है? नहीं, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और देखिए, स्रोत यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क बताता है। एक प्रोफेशनल का काम हर चीज के लिए हाँ कहना नहीं है। अच्छा। उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस को यथार्थवादी समय सीमा और अनुमानों के बारे में साफ साफ बताए, ताकि वे रिस्क को सही ढंग से मैनेज कर सकें।
अब अगर बिजनेस फिर भी एक अवास्तविक कमिटमेंट करता है, तो प्रोफेशनल का काम है उस लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता खोजने में मदद करना, अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगाना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो उस कमिटमेंट को पर्सनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल, मदद कर रहे हैं, पर वो उस अवास्तविक वादे की ओनरशिप नहीं ले रहे। अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है, तो जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिन्होंने वो वादा किया था, ना कि उस टीम की जिसने उसे पूरा करने की जीतोड़ कोशिश की। ये तो बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है ना? एक प्रोफेशनल ऐसी स्थिति में भी अपना सिर ऊंचा रख सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, उन्होंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, एक और तरीका जो स्रोत में है वो है स्टेइंग क्लीन, यानी साफ सुथरा रहना। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका मतलब होगा अपना डेस्क साफ रखो। हाँ, नहीं, डेस्क से तो काफी गहरा है इसका मतलब। जाहिर है। इसका संबंध कोड और सिस्टम डिजाइन की सफाई से है। लेखक का तर्क ये है कि क्विक एंड डर्टी काम एक बहुत बड़ा मिथक है। मिथक? हाँ, ये एक भ्रम है कि गंदा कोड लिखकर या सिस्टम डिजाइन में शॉर्टकट्स लेकर हम तेजी से काम कर सकते हैं। हाँ, ये तो वही बात हुई कि आप एक गंदी रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप सोचते हैं कि आप सफाई ना करके वक्त बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप हर चीज को ढूंढने में, हर चीज को ठीक से करने में ज्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। गंदा कोड, खराब डिजाइन, टेक्निकल डेट हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के बाद में आपको धीमा कर देता है। सही। इससे भविष्य में और ज्यादा दबाव बनता है, बग्स आते हैं और डेडलाइंस पूरी नहीं हो पाती। एक प्रोफेशनल ये जानता है। इसलिए वो स्थिर और प्रिडिक्टेबल नतीजे देने के लिए अपने सिस्टम को, अपने कोड को हमेशा साफ रखता है। सफाई स्पीड की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी बुनियाद है। ठीक है, तो दबाव से बचना तो बेस्ट है। सही कमिटमेंट्स, साफ सुथरा काम, पर हम सब जानते हैं ना, कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। प्रोजेक्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड समस्या आ जाती है, तो जब हम मुश्किल में हों, जब दबाव सिर पर हो, तो क्या करें? यहाँ पर क्राइसिस डिसिप्लिन का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, और मेरे ख्याल से ये पूरी बातचीत का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ लेखक का कहना है कि एक संकट आपके असली विश्वासों को उजागर करता है। मतलब यदि आप दबाव के समय में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या पेयर प्रोग्रामिंग जैसी अच्छी प्रथाओं को छोड़ देते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करते। आप उन्हें सिर्फ अच्छे समय की निलासिता मानते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जब हमें अपने सबसे अच्छे हथियारों की जरूरत होती है, हम तभी उन्हें फेंक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें हैं। एक तो घबराहट, हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और हम बस सोचते हैं जल्दी करो। हमें लगता है कि टेस्ट लिखना या किसी के साथ पैर में काम करना हमें धीमा कर देगा, जबकि असल में वही चीजें हमें गलतियां करने से बचाती हैं और अंत में तेज करती हैं। एग्जैक्टली। तो सलाह ये है कि आप ऐसे डिसिप्लिन चुनें जिनका आप संकट में भी पालन कर सकें और फिर उन्हें हर समय अपनाएं, क्योंकि अगर आपके डिसिप्लिन संकट के समय काम नहीं आ सकते तो वे असल में डिसिप्लिन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब दबाव बढ़ता है तो पहला कदम असल में उसका ठीक उल्टा है जो ज्यादातर लोग करते हैं। घबराए नहीं, डोंट पैनिक, जल्दबाजी ना करें। एकदम, स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, जल्दबाजी करने से, बिना सोचे समझे कोड बदलने से समस्या और भी गहरी होती है। हाँ, और गलतियां करते हैं, और ज्यादा गलतियां करते हैं जिन्हें ठीक करने में और समय लगता है। प्रोफेशनल तरीका यह है कि आप एक कदम पीछे हटें, शांत रहें, समस्या के बारे में सोचें, एक सही रास्ता तय करें और फिर एक स्थिर गति से उस पर काम करें। दौड़ने से आप गड्ढे में और गहरे ही गिरे नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो शांत रहने के बाद स्रोत कुछ ठोस कार्रवाइयों की सूची देता है। पहला है कम्युनिकेट, संवाद करें। ये बहुत जरूरी है और अक्सर ईगो की वजह से हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही। अपनी टीम और अपने सीनियर्स को ये बताने में संकोच ना करें कि आप मुश्किल में हैं। उनकी सलाह और मार्गदर्शन मांगे। लेखक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अचानक मिली बुरी खबरें यानी सरप्राइजेस दबाव को 10 गुना बढ़ा देती हैं। हाँ, जब लोग अंधेरे में होते हैं तो वे सबसे बुरा सोचते हैं। और डिसिप्लिन्स, अपने अनुशासनों पर भरोसा करें। जी हाँ, ये सीधे क्राइसिस डिसिप्लिन वाले बिंदु से जुड़ता है। उच्च दबाव का समय ही वो समय है जब आपको अपने डिसिप्लिन्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो आपके गाइड रोप्स की तरह हैं। हाँ, अगर आप TDD का पालन करते हैं। TDD यानी कोड लिखने से पहले उसके लिए टेस्ट लिखना। एग्जैक्टली। तो अगर आप TDD करते हैं तो और ज्यादा टेस्ट लिखें, कम नहीं। जो आप जानते हैं कि काम करता है, जो प्रैक्टिस आपको
आपको अतीत में सफल बना चुकी है उसी पर भरोसा करें। अपने कोर प्रिंसिपल्स पर टिके रहें। बिल्कुल। और अंत में सूची का तीसरा और शायद सबसे जरूरी बिंदु है गेट हेल्प, मदद लें। और ये जो अकेले हीरो बनने वाली बात है ना, ये शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। जब स्थिति मुश्किल हो तो किसी सहकर्मी के साथ मिलकर काम करें, यानी पेयर प्रोग्रामिंग करें। बिल्कुल। एक साथी आपको कम गलतियों के साथ तेजी से काम करने में मदद करता है, आपको फोकस भी रखता है। हाँ, आपको अपने डिसिप्लिन पर फोकस रखता है, आपको घबराने से रोकता है, और जब आप फंसे होते हैं तो नए आइडियाज दे सकता है। और इसी तरह जब आप दूसरों को दबाव में देखें तो उनकी मदद के लिए आगे आएं। टीम के तौर पर काम करना। टीम के तौर पर काम करना व्यक्तिगत दबाव को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने एक व्यक्तिगत कहानी से शुरुआत की जो हमें बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर दबाव से बचने के तरीके देखे और अंत में उसका सामना करने की रणनीतियों पर बात की। बिल्कुल। मुख्य संदेश एक 2 पार्ट स्ट्रेटेजी लगती है। जब संभव हो दबाव से बचें और जब ना बच सकें तो पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ उसका सामना करें। यह है कि दोनों हिस्सों के लिए हमारे पास ठोस रणनीतियां हैं। दबाव से बचने का मतलब है अपनी कमिटमेंट्स का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना और अपने काम को साफ रखना। और सामना करने का? और जब दबाव का सामना करना पड़े तो उसका मतलब है शांत रहना, खुलकर संवाद करना, अपने सिद्ध डिसिप्लिन्स पे टिके रहना और मदद मांगने और देने से नहीं हिचकिचाना। ये उस हीरो वाली बर्नआउट वाली कल्चर से हटकर एक स्थायी, सम्मानजनक और ज्यादा प्रोडक्टिव कल्चर की ओर एक कदम है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। ये स्रोत व्यक्तिगत प्रोफेशनलिज्म, व्यक्तिगत डिसिप्लिन, इन चीजों पर बहुत जोर देता है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये दबाव के इलाज के रूप में इन चीजों को प्रस्तुत करता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना कि एक इंसान का डिसिप्लिन वो कहाँ तक एक बड़े, एक सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइजेशनल दबाव का मुकाबला कर सकता है। यदि पूरी व्यवस्था, पूरी कंपनी की कल्चर ही केओस और अवास्तविक डेडलाइंस को पुरस्कृत करती है, तो क्या एक अकेला साफ कोडर या एक अनुशासित प्रोफेशनल वास्तव में टिका रह सकता है? या वो बस कुछ समय के लिए उस मुश्किल को टाल रहा है? हाँ, जो अंततः उसे अपनी चपेट में ले ही लेगी। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।